बच्चों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो यार आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है IIT जेईई रैंक प्लस हिंदी मीडियम, और मैं हूं आपका अपना फिजिक्स एजुकेटर सौरभ अग्रवाल सर। आज का टॉपिक बड़ा ही प्यारा टॉपिक है। अगर हम बात करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि जेईई मेन 2025 अप्रैल अटेम्प्ट की अगर हम बात करें, तो हर शिफ्ट में एक सवाल इस चैप्टर से रहेगा ही रहेगा। अगर हम इस चैप्टर की लेवल की बात करें तो देखिए बहुत टफ सवाल भी बनाए जा सकते हैं, परंतु अगर हमारा जेईई मेन एग्जाम है, अगर हम जेईई मेन एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो आपसे जो सवाल बनेंगे वो इस लेवल के बनेंगे कि आप कर पाओ। बस आपको एक तो थ्योरी, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले, डेरिवेशंस ये दिमाग में होने चाहिए। कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर होंगे तो बहुत गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से भी आपसे ये सवाल होने लग जाएंगे इस चैप्टर से। तो 4 नंबर आज के इस लेक्चर से पक्के होने जा रहे हैं। जो भी बच्चा इस लेक्चर को अंत तक देखेगा, मान के चलिएगा वो चार चार मार्क्स अपने पक्के कर लेगा। क्लियर है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। सरल आवर्त गति, जिसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। अगर हम शॉर्ट में बात करें तो शॉर्ट में इसको बोलते हैं एस एच एम। एस एच एम क्या बोलते हैं? एस एच एम सिंपल, एस मतलब सिंपल, एच मतलब हार्मोनिक, एम मतलब मोशन, एस एच एम टॉपिक बोलते हैं। तो आज हम एस एच एम बात कर रहे हैं, और सीरीज का नाम आप सब बच्चों को बहुत अच्छे से पता है, दिस इज जेईई सिलेक्शन एक्सप्रेस। अब 11th क्लास खत्म होने वाली है, क्योंकि ये टॉपिक के बाद बस एक आखिरी टॉपिक है जो कि वेव्स है, तरंगे हैं। उसके बाद बेटा जी हम आ जाएंगे क्लास 12th पर, और हम क्लास 12th के टॉपिक्स को करना शुरू करेंगे। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम इन चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है ना। तो आ जाइए फटाफट से शुरू करते हैं आज की कहानी। और हाँ, एक बात और बता देता हूँ, आज भी बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे कि सर आज तो मैच है, सर आज तो मैच है। तो मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, आज मैच है नो डाउट, लेकिन आपको पढ़ाई भी करनी है। आप ये मत सोचिएगा कि यार सर आज तो मैच है तो क्या होगा, है ना, मतलब पढ़ाई करनी है, मैच देखना है। लेकिन आप ये सोच के देखिएगा कि मैच तो जीवन में आते जाते रहेंगे, परंतु सिलेक्शन या जेई का एग्जाम जो है वो लाइफ में आपकी में आखिरी बार हो सकता है। खैर, शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। प्रश्न नंबर 1। सवाल आपके सामने है बेटा जी, आराम से करेंगे, मुझे कोई जल्दी नहीं है इस पूरे चैप्टर में, आपको भी जल्दी नहीं होनी चाहिए। पहला सवाल है, यह आया हुआ सवाल है जेईई मेन 2016 में। कोशिश करेंगे हम इस सवाल को अच्छे से कर पाएं और आसान शब्दों में इसको हल कर पाएं। चलिए, तो पहला मौका मैं आपको दूंगा, सवाल या करने के तरीके बता देता हूं। सवाल आराम से पढ़िए, अपना कॉपी कलम लेकर बैठिए और उस सवाल को खुद से करने की कोशिश करिए। जब तक आप अटेम्प्ट नहीं करोगे तब तक सवाल आप कभी सीख ही नहीं सकते, मैं आपको कितना भी सिखा लूं। इसलिए जनरली वो बच्चों की प्रैक्टिस, कुछ बच्चे से बोलते हैं कि सर आप पढ़ाते हो तो हमें समझ आ जाता है, आप समझाते हो तो हमें समझ आ जाता है, लेकिन जब हम करने बैठते हैं ना तो हमसे होते नहीं है सवाल। उसका एक रीजन यही है कि आप देखते हो, देखकर सीख जाते हो, अच्छी बात है, लेकिन उसको खुद से जब तक नहीं करोगे ना प्रैक्टिस, तब तक ये सिचुएशन हमेशा आपके साथ बनी रहेगी कि आप कितना भी पढ़ लो मुझसे, लेकिन जब तक आप खुद से सवाल नहीं करोगे आपसे कभी सवाल सॉल्व नहीं होंगे। इसलिए इन सवालों को खुद से भी कर देखिए, इन सवालों की प्रैक्टिस खुद से भी करिए, ठीक है। तो पहला सवाल आराम से करिएगा, फॉर्मूला बेस्ड सवाल, आई होप आप कर पाओ। सवाल क्या है मैं पढ़ देता हूं कि एक कण है, ए आयाम से सरल आवर्त दोलन कर रहा है। जब यह अपने मूल स्थान से 2a/3 पर पहुंचता है, तब अचानक से इसकी गति 3 गुनी कर दी जाती है। तो अब इसका नया आयाम क्या होगा? पूरी कहानी को समझना, एनालाइज करना कि क्या कहानी है, ठीक है, ठीक है। चलिए,
सॉल्व करिए, कोशिश करिए इस सवाल को हल करने का। और मौका है, बहुत प्यारा मौका है, बढ़िया सवाल है, एक्चुअली अच्छे सवाल हैं, यही छोटे छोटे सवाल हैं। अच्छा, जो मैं सवाल करवा रहा हूँ इंपॉर्टेंट सवाल है, चांसेस हैं कि इसी की तरह आपके सवाल अप्रैल अटेम्प्ट में आपको देखने को मिल जाए। क्लियर? चलिए, यस, करिए सवाल को। सवाल करना है बेटा, देखो सवाल आपको करना ही पड़ेगा। फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, ये भी हिंट दे देता हूं, चलिए फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, ठीक है। चलिए, अच्छा, अच्छी बात है, आपने सवाल किया होगा, मेरी बात सुनिए। एक कण है, आपको थोड़ा सा फील करवाता हूँ हुआ क्या होगा, है ना। मान लीजिए ऐसे ऐसे समझते हैं, ठीक है। ठीक है, ये है एक बॉक्स है, मान लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा बेटा जी कहानी को। मान लीजिए ये धरातल है और एक वस्तु है, एक कण है, ध्यान से सुनना, एक कण है बेटा जी, ये इसकी साम्य अवस्था है या माध्य स्थिति है, जिसे साम्य स्थिति या माध्य स्थिति, जिसे साम्य स्थिति, और ये सरल आवर्त गति कर रहा है, ठीक है। ये x बराबर 0 है, माध्य स्थिति है, और ये कण और ये जो कण है ठीक है, हाँ, चलिए, और तरीके से गति कर रहा है, ठीक है। ध्यान से सुनते जाइएगा कहानी को, ठीक है। SHM कर रहा है ना, सरल आवर्त गति कर रहा है, ध्यान से सुनते जाइएगा कहानी को। दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन, ये है एक्सट्रीम पोजीशन, है ना। x बराबर -a आयाम दे रखा है और x बराबर +a, दिस इज कॉल्ड चरम स्थिति। चरम पहला है अभी सवाल, इसलिए थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे रहा हूं। चरम स्थिति है ये, +-a इसका आयाम हो गया। अब ये गति कर रहा है, ये x बराबर 0 है, ये आपको पता ही है। अब ये SHM कर रहा है ना, ये किस तरीके से ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, ऐसे एक चक्कर होगा t बराबर 0 से। अब ये पूरा एक आवर्तकाल, पूरा इसका एक चक्कर जो होगा उसको कैपिटल T समय बोल दिया, दैट इज इसका आवर्तकाल हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? तो यूं गया, यूं आया, फिर ये पूरा नहीं हुआ, फिर यूं गया और वापस से यूं आया,
दिस इज कॉल्ड वन कंप्लीट साइकिल है, जिसको हमने बोल दिया कि यार इसको टी समय लगता है और उस टी समय को हमने नाम दे दिया कि दिस इज कॉल्ड आवर्तकाल। क्लियर है? उन्होंने बोला कि जब ये यहां कहीं होगा x बराबर 2a/3 पर, कौन कौन होगा? ये कण, ये जो कण है ना, जब ये x बराबर 2a/3 पर होगा, तब हमने इसको रफ्तार दे दी और इसकी रफ्तार 3 गुनी कर दी पुरानी वाली से। तो नई वाली v डैश जो है वो, मान लीजिए यहां पर रफ्तार जो थी वो v थी, v ऐसे ऐसे गति कर रहा है, तो ये तो आयाम a है, तो 2a/3 कहीं रास्ते में होगा, 2a/3 कहीं रास्ते में होगा। अरे हाँ या ना? तो जब 2a/3 पर होगा तब मान लेते हैं कि उसका वेग v है, लेकिन आपने 3 गुना बढ़ा दिया उस v का, तो नया वेग क्या हो जाएगा? v डैश 3v हो जाएगा। अब पहले v का मान निकालते हैं। आइए, समझ में आई कहानी? कितने बच्चों को मेरी बात, देखिए समझना तो पड़ेगा। v बराबर ओमेगा अंडर रूट a0 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कितने बच्चों को ये फॉर्मूला याद है? या a स्क्वायर माइनस, अच्छा मैंने आयाम a लिया है तो आप a ही ले लीजिए, है ना, टेंशन मत लीजिए। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना, मैं v निकाल रहा हूं पहले, तो ओमेगा तो है ही है, आयाम कितना है a, और x कितना है, कितनी दूरी पर था, कितनी दूरी पर था माध्य स्थिति से? 2a/3, 2a/3 पर, तो x की वैल्यू 2a/3, तो 2a/3 का स्क्वायर, तो यहां से v आ जाएगा। तो v बराबर ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बाई 9, 9 में से तो 9a स्क्वायर में से 4a स्क्वायर गया, तो ओमेगा 5a स्क्वायर बाई 9, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5 ओमेगा a/3, ये आ जाएगा मेरे पास v। हाँ या ना? अगर मेरे पास v ये आ गया तो मैं v डैश निकाल सकता हूं। हाँ, तो v डैश कितना आ जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ v। उस समय रफ्तार 2a/3 पर रफ्तार ये है, 2a/3 पर रफ्तार ये है, पर मैंने किसी कारण से, या मतलब किसी की सहायता से मैंने उसको 3v रफ्तार कर दिया, तो रफ्तार एक्चुअली 3v हो गई है। अब वो जब आगे का जब नई गति करेगा तो वो 3v से करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ज्यादा आयाम लेगा। तो v डैश बराबर 3 इंटू वी कितना हो जाएगा? √5/3 ओमेगा a, 3 से 3 कट जाएगा, v डैश बराबर √5 ओमेगा a। यहां तक की कहानी कितने बच्चों को समझ में आई? हाँ, आया समझ में? क्लियर है? चलिए, अब हमको v डैश कितना होता है, v डैश कैसे निकालेंगे? ओमेगा तो सेम है, अंडर रूट, नया आयाम निकालना है तो नया आयाम a न्यू कर लू माइनस एक्स स्क्वायर और a स्क्वायर, है ना? तो v डैश की वैल्यू कितनी है? √5 ओमेगा a, दिस इज ओमेगा, ये हमें निकालना है a न्यू माइनस x कितना था? x तो 2a/3 था। अब इसको सॉल्व करेंगे, ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 5a स्क्वायर बराबर, अच्छे सवाल है ये इसलिए कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनते जाना। 5a स्क्वायर बराबर a न्यू का स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बाई 9, इधर आ जाएगा।
तो 5a² बाई 5a² प्लस 4a² बाई 9 बराबर a² न्यू। 9 पंजे 45 और ये 4 49, तो 49 a² बाई 9 a² न्यू। आपको क्या चाहिए? आपको नया आयाम चाहिए, तो अंडर रूट के अंदर 49 a² बाई 9, तो न्यू आयाम कितना आ जाएगा? 49, ये 7a बाई 3। अब सवाल में ईमानदारी से बताओ क्या टफ लगा, ईमानदारी से, चीटिंग नहीं। कि हाँ सर ये टफ था। हाँ ऑप्शन होना भी चाहिए। 7a/3, अरे वाह, 7a/3। अब बताओ सवाल में कहीं से लेकर कहीं तक ही कुछ प्रॉब्लम है तो अच्छे सवाल है मेरे पास, इसलिए कह रहा हूं। हो सकता है कि हर एक सवाल में मुझे टाइम लगे, लेकिन सवाल ऐसे हैं जिसमें दिल और दिमाग दोनों खुल जाएंगे आपके। हो सकता है कि मुझे थोड़ा टाइम लग जाए, जैसे मैं पहले सवाल में ही बता देता हूं आपको। करीब करीब मान लीजिए 15-16 मिनट लग गए हैं, लेकिन वो लेक्चर शुरू किया, थोड़ी देर बातें भी करी, आपको करने को दिया मैंने सवाल, उन चीज़ों में टाइम लग सकता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, थोड़ी स्पीड धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। प्रश्न नंबर 2। अब देखो ये सवाल है ना, अब ये सवाल देखिए कहाँ आया है, आपको करने पड़ेंगे ये सवाल। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपने कर लिए ना ये 2011 में आया है बेटा। जेई एडवांस्ड 2011। सवाल क्या है, सवाल को पढ़ते हैं, फिर मैं भी सॉल्व करूंगा इस सवाल को, आप भी सॉल्व तो करोगे, ऑब्वियस सी बात है। 0.5 मीटर लंबाई, ठीक है, कि डोरी के एक सिरे पर 0.5 केजी द्रव्यमान की गेंद जुड़ी है। लंबाई एल ले ली, द्रव्यमान हमने एम ले लिया, और एम दे रखा है, एल दे रखा है। यदि गेंद क्षैतिज तल में ऊर्ध्वाधर अक्ष के वृत्तीय घूमती है, तो डोरी में लग सकने वाला अधिकतम तनाव 324 न्यूटन का अधिकतम तनाव। तो गेंद का अधिकतम संभावित कोणीय वेग हमें ज्ञात करना है। गेंद का अधिकतम संभावित कोणीय वेग ज्ञात करना है। हर एक बच्चे को मौका दे रहा हूं इस सवाल पे हाथ आजमाने का। प्लीज चालू हो जाइए बच्चे, प्लीज चालू हो जाइए। चल हो गया, अब मैं कर देता हूं। थोड़ी देर शांति बनाए रखिएगा, जिस चीज ने भी ट्राई कर लिया अच्छी बात है,
ठीक है, कुछ अच्छे बच्चे होंगे जिन्होंने आंसर दे भी दिया होगा, नो डाउट, क्योंकि अच्छे बच्चे हैं भैया मेरी क्लास में। सुनिएगा ध्यान से। है ना। और ठीक है बच्चों, ये है ना, ऐसे मान के चलिए डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से सुनना। 0.5 मीटर लंबाई की ये है, एल दे रखी है मुझे 0 पॉइंट, या चलो मैं ये नहीं लिखता हूं, बस मैं ये एल लिख के छोड़ देता हूं कि मुझे एल लंबाई की दे रखी है। मैं मान लेता हूं कि बेटा जी जो एंगल ये बन रहा है, इस एंगल इस थीटा, मुझे मानना ही पड़ेगा। और लंबाई लंबाई एल मान ली, द्रव्यमान मैंने एम मान लिया, ध्यान से सुनना। ठीक है, क्षैतिज तल में वृत्ताकार मार्ग पर घूम रही है। क्षैतिज तल में क्षैतिज तल में वृत्ताकार मार्ग पर घूम रही है ना। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है, और ये इसकी जो भी है त्रिज्या है वृत्ताकार मार्ग पर, ये लंबाई थी। ठीक है ना, समझ गए क्या आप? अब ध्यान से सुनिएगा, इस तरीके का डायग्राम है जो मैंने आपको बना के दे रखा है। और ये थोड़ा सा मैं इसको ब्लैक कर देता हूं ताकि आपको और अच्छा लगेगा डायग्राम। अब देखो ध्यान से देखना। ठीक है, क्लियर है? वृत्ताकार मार्ग पर इस तरीके से घूम रही है, क्षैतिज वृत्ताकार मार्ग। ठीक है, घूमती है। डोरी में लग सकने वाला अधिकतम तनाव इस रस्सी में एक तनाव बल लगेगा। वो लगेगा टी। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा, इसके घटक लूंगा तो ये हो जाएगा टी टी कॉस थीटा, ये हो जाएगा टी साइन थीटा, हो जाएगा। और ये थोड़ी देर के लिए x मान लेता हूं, ये जो त्रिज्या है x मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए।
टी साइन थीटा हो जाएगा, है ना। इसको वृत्ताकार मार्ग पर घुमा रहा है कौन? अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। तो ये जो टी साइन थीटा है, ये ही तो है आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, और वो कितना हो जाएगा? m ओमेगा स्क्वायर r, एंड दिस इज कॉल्ड x। त्रिज्या है ना, मुझे x नहीं पता, तो मैंने साइन थीटा मान लिया। साइन थीटा, थीटा के सामने वाला लंब, समकोण के सामने वाला दिस इज कर्ण, तो मेरे पास x आ गया l साइन थीटा। तो दिस लंबाई, दिस त्रिज्या इज l साइन थीटा। तो t साइन थीटा m ओमेगा स्क्वायर l साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, तो t बराबर m ओमेगा स्क्वायर l। हमसे पूछा है अधिकतम संभावित कोणीय वेग, अधिकतम निकालना है तो तनाव बल मैक्सिमम, और अधिकतम जो है वो 324 है। तो अगर मैं यहाँ टी मैक्सिमम रखता हूं तो एम तो चेंज नहीं करेंगे, एल भी चेंज नहीं करोगे, यहां मैक्सिमम संभावित वेग आ जाएगा, कोणीय वेग। तो मुझे ओमेगा स्क्वायर निकालना है, तो मैं टी मैक्सिमम अधिकतम तनाव बल बाई एम एल कर दूंगा, बस वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। ओमेगा बराबर अंडर रूट टी मैक्स बाई एम एल। अब देख आंसर ही आ जाएगा। ओमेगा मैक्सिमम चाहिए ना, ओमेगा ओमेगा मैक्सिमम, अधिकतम तनाव बल कितना है? 324। द्रव्यमान 324, द्रव्यमान कितना है? आधा, लंबाई भी आधा, 1/4 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 324 इंटू 4। तो ये 324 इंटू 4, अगर देख, अगर ये 325 होता तो 325 होता तो 650, 650, 650, 1300, 1296 है बेटा। ये कितना है? 1296। कितना आएगा बताओ यार? अब 1600 होता, देखो 9 तो नहीं है, क्योंकि 81 होता तो 9 होता, 18 भी नहीं है, 361 होता तो ये भी नहीं है, अरे ये भी नहीं है। 27 इंटू 27 करेंगे, नहीं देखो 1600 होता तो ये 400 होता, 1600 से कम है, 400 से, तो सॉरी 400 नहीं 40 होता, 1600 से कम है ना, तो 40 होता, तो 36 आंसर आ जाएगा इसका, है ना। ये भी यहाँ पर रेंज में नहीं आएगा, है ना, क्योंकि 30 का ही स्क्वायर करते तो 900 आता। तो एक ही ऑप्शन है 36 रेडियन पर सेकेंड, दिस इज द राइट आंसर। ये सवाल था आपका जेईई एडवांस 2011। बताओ सवाल में क्या टफ था? मेरे हिसाब से तो कुछ भी सवाल में टफनेस नहीं थी, और ये तब आया था जब मैंने परीक्षा दी थी। हाय 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 हाय, ये सवाल देखिए कितना खूबसूरत, बड़ा प्यारा सवाल बना के दिया है। प्रश्न नंबर 3 बहुत प्यार, देखिए अच्छे सवाल हैं, लाया हूं अच्छे सवाल ढूंढ ढांड के, क्यों? ताकि आपको अच्छी चीज सिखा सकूं। चलिए सवाल है आपके सामने, हल करिए इसको। इस सवाल को करने में भले ही आप थोड़ा और ज्यादा टाइम ले सकते हैं, परंतु हल करेंगे बच्चों इस सवाल को। चलिए टाइम लीजिए, सवाल को हल करिए। मैं यही खड़ा हूं, आराम से, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और हाँ, ये भी बता देता हूँ, आप सोच रहे होंगे कि सर ये आप हमारे कमेंट्स क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो, क्योंकि बेटा जी ये लाइव नहीं है, ये रिकॉर्डिंग है ना। मैंने एक दिन पहले, यानी कि आज अगर आप देख रहे हो इसको, तो मैंने कल ही इसकी रिकॉर्डिंग कर दी थी, है ना। तो हाँ, लेकिन आपका जो वादा है वो निभाऊंगा, लेक्चर आपको मिलेगा, पक्के से मिलेगा। चलिए सवाल की शुरुआत करिए, आराम से करिए बेटा, सॉल्व करने की कोशिश करिए, सवाल को करिए जल्दी से।
सवाल है कि किसी एक समान तार के, अब ध्यान से सुनना, किसी एक समान तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, ठीक है। इससे बनाए गए एक लोलक का आवर्तकाल कैपिटल T है। इस लोलक के गोलक से एक अतिरिक्त कैपिटल M द्रव्यमान जोड़ देने से लोलक का आवर्तकाल परिवर्तित होकर Tm हो जाता है। यदि इस तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक y हो तो 1/y का मान होगा स्मॉल g गुरुत्व त्वरण। बड़ा ही खूबसूरत सवाल है। और ठोसों के यांत्रिक गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जब मैंने कराया था तो उसका भी कॉन्सेप्ट इन्होंने यहां पर डाल रखा है बेटा। ऑब्वियस सी बात है, तो आपको ये करना ही पड़ेगा, नो डाउट। जल्दी करिए। सवाल करिए, बड़ा ही खूबसूरत सवाल, 2015 जेईई मेन में आया हुआ सवाल है। देखिए कैसे वो हल्का हल्का कॉन्सेप्ट मिक्स कर देते हैं ना, मैं वो दिखा रहा हूं आपको कि मिक्सिंग होती है बेटा सवालों की, सवालों में मिक्सिंग होती है, नो डाउट। बोर तो नहीं हो गए हो तुम लोग? ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं पता नहीं क्या ही पढ़ा रहा है यार, बोर कर दिया इसने तो। पढ़ लो थोड़ा बहुत, करना पड़ेगा लेकिन आपको ये सवाल, ये ध्यान रखना, करना पड़ेगा आपको ये सवाल। हो सकता है आप लोगों के आंसर्स आ रहे हों, तो आप आंसर जरूर करिएगा, क्योंकि जब आप आंसर कर रहे होंगे तब मैं आपकी कमेंट्स देख रहा हूँगा। हालांकि ये रिकॉर्डेड है, लेकिन नीचे कमेंट्स तो छोड़ोगे ना आप। उस समय मैं ये मानो घर पे बैठा हूँगा और मैं आपके ये कमेंट्स खोल के बैठा हूँगा, यकीन मानिएगा मेरा। तो मैं देख रहा हूँगा कि हाँ इसने तो दिए हैं आंसर, तो प्लीज आंसर दीजिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए, किसी एक समान तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये है, ध्यान से सुनना। इससे एक सरल लोलक बनाया है मैंने। अब ध्यान से सुनिएगा पूरी कहानी को, आइए थोड़ा पूरी कहानी को सजाते हैं। यह है एक सरल लोलक, ठीक है। यह है एक, अगर एक बात बताओ बेटा, अनुप्रस्थ काट बिल्कुल एक समान है, ये दिख रहा होगा ना, बिल्कुल एक समान मोटाई का ये तार है। अच्छा, इसको ना ऐसे फील नहीं आ पाएगा आपको, तो एक काम करो, सॉरी, आप एक काम करो, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ। मैं आपको थोड़ा और अच्छे से फील कराता हूँ, मैं आपको ये लेता हूँ, ठीक है। ये एक तार है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है ना, और ये दे रखा है, ध्यान से सुनना।
अब ध्यान से सुनना, इसकी लंबाई मान लेते हैं L है, तो इसका आवर्तकाल जो है ना वो है 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। ये हमें पता है। अब उन्होंने क्या किया है, अगर मैं यहां तक क्लियर है, इसका आवर्तकाल T दे रखा, 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, L दे रखा, ये दे रखा। अगर मैं इससे कैपिटल M द्रव्यमान और जोड़ दूं, इसमें M द्रव्यमान और जोड़ दूं, तो यार इसकी लंबाई में वृद्धि होगी। हाँ तो सर ध्यान से सुनिएगा कहानी को, फील तो इसकी मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं लेकिन आपको फील आ जाएगा। तो इसकी लंबाई में वृद्धि होगी, हाँ या ना? तो इसकी लंबाई पहले L थी और अब डेल्टा L की और नई वृद्धि हो गई, तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी बताओ? कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी L प्लस डेल्टा L। अरे हो जाएगी, नहीं होगी? L प्लस डेल्टा L हो जाएगी, L प्लस डेल्टा L हो जाएगी। इसका यंग प्रत्यास्था गुणांक तो हमें दे रखा है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हमें पता ही है, नीचे किसके कारण से हुआ, एक्स्ट्रा भार जोड़ा, एक्स्ट्रा द्रव्यमान जोड़ा, तो उसके कारण से एक बल लगा नीचे mg। पहले जो था वो तो था ही, वो उसके कारण से तो आवर्तकाल पता ही था। एक्स्ट्रा कैपिटल M जोड़ देने से इसकी लंबाई में वृद्धि हुई, तो y प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल कैसे निकालेंगे, भार बटे मतलब बल बटा क्षेत्रफल बटे लंबाई में परिवर्तन बटे मूल लंबाई L थी, तो यार y कितना आ जाएगा सर? y आ जाएगा M इंटू जी बाई ए L अपॉन डेल्टा L। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? इसको रख लो संभाल के। अच्छा, इसका आवर्तकाल हम मान लेते हैं टी डैश है, तो टी डैश कैसे निकालूंगा? 2 पाई अंडर रूट, 2 पाई अंडर रूट कितना आएगा? टी डैश ले लेते हैं या टी एम ले लेते हैं, एम मतलब वही डेल्टा एल प्लस डेल, नई लंबाई आएगी ना, 2 पाई अंडर रूट एल, एल मतलब नई लंबाई एल डैश, तो एल डैश बाय जी के साथ तो कोई चेंज नहीं है, तो टी डैश बराबर 2 पाई अंडर रूट एल प्लस डेल्टा एल बाई जी। अरे हाँ या ना? बोलो बोलो भाई। यहां तक इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। यहां तक कितने बच्चों को समझ में आया कि हाँ सर ऐसा मामला तो हुआ है? वाई यंग प्रत्यास्था गुणांक दे रखा है, उन्होंने बोला कि m द्रव्यमान जोड़ देने से उसका आवर्तकाल tm हो जाता। अच्छा मैं टी डैश ले रहा हूं, ठीक है, टी डैश मतलब tm ले लो, ठीक है, खुश हो जाओ, चलो tm हो जाता है, कोई बात नहीं भैया, tm हो जाता है तो tm ले लो, tm हो जाता है, ठीक है।
टीएम हो जाता है। तो एक काम करते हैं हम, है ना, ये हो गया। तो मैं समीकरण 2 मैं टीएम बटे टी करके देखता हूं। 2 पाई अंडर रूट एल प्लस डेल्टा एल बाई जी डिवाइडेड बाय 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। टीएम तो ये आ जाएगा टीएम बाई टी बराबर अंडर रूट एल प्लस डेल्टा एल बाई जी इंटू जी बाई एल। सही है, तो जी से भी जी उड़ जाएगा, तो टी एम बाई टी बराबर अंडर रूट एल प्लस डेल्टा एल बाई एल। आया आया, अरे हाँ या ना तो बोल दे। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, टी एम बाई टी बराबर अंडर रूट एल बाई एल प्लस डेल्टा एल बाई एल। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, टी एम बाई टी अंडर रूट 1 प्लस डेल्टा एल बाई एल, और यहां से डेल्टा एल बाई एल निकालो, यहां से डेल्टा एल बाई एल एल बाई एल एम जी अपॉन ए वाई। तो एम जी अपॉन ए वाई हो जाएगा, तो टी एम बाई टी 1 प्लस एम जी अपॉन ए वाई। अरे हाँ है ना, बहुत बढ़िया सवाल है। तुमको फील ही नहीं आता भाई, यही तो प्रॉब्लम है, एकदम फिजिक्स समझ में नहीं आ जाती तुम लोगों को। अब एक काम करते हैं सर, स्क्वायर कर देते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें 1/y चाहिए ना, स्क्वायर कर देते हैं पहले तो। ऑप्शन में टीएम हाँ है, तो टीएम बाई टी का स्क्वायर बराबर 1 प्लस एम जी बाई ए वाई। तो एम जी बाई ए वाई बराबर टी एम बाई टी का स्क्वायर -1। हमें 1/y चाहिए ना, तो ए बाई एम जी टी एम बाई टी का स्क्वायर -1, यही होना चाहिए इस सुंदर से सवाल का आंसर। ए अपॉन एम जी, ए अपॉन एम जी, ए अपॉन एम जी, ए अपॉन ये तो नहीं है, और टी एम बाई टी -1, टी एम बाई टी -1, 1 माइनस ये भी नहीं है, 1 माइनस ये भी नहीं है, यही आंसर है क्या, टी एम बाई टी का स्क्वायर, टी एम बाई टी का स्क्वायर -1 ए बाई एम जी। परफेक्ट आंसर निकाला है बेटा, बड़ा ही खूबसूरत सवाल। क्या कहते हो यार, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सवाल को पढ़िए, सवाल को फील करिए और देखिए कि क्या वास्तव में ऐसा कुछ है जो मैंने आपको नहीं कराया। हकीकत है, ईमानदारी से बताना, दिल पे हाथ रख के कि नहीं सर ये चीज तो आपने कभी नहीं पढ़ाई, और सबसे में आपने पढ़ी होंगी। फॉर्मूला लगाना था, सवाल हो जाता। प्रश्न नंबर 4 देखिए, आपको लग रहा होगा डिफरेंट वैरायटी के डिफरेंट सवाल हैं ये। सवाल करिए ये वाला, है ना, जेई एडवांस में आया हुआ है 2009 में, हल नंबर 4। क्योंकि बेटा जी इसी तरीके के सवाल हो सकता है आपको देखने को मिल जाए आपके पेपर में।
अप्रैल अटेम्प्ट में, क्योंकि ये पुराने सवाल है, तो पुराने सवाल हैं और ये डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। रिपीटेशन होता है जेईई मेन में, और जेईई एडवांस के क्वेश्चंस का होता है 2008, 2009, 2004, 2006, डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं। हो सकता है ये सवाल आपको डायरेक्ट पेपर में देखने को मिल जाए। चलिए सवाल करिए, मुझे आंसर बताइए। सवाल पढ़ तो देता हूं मैं। चित्र में दिखाया गया द्रव्यमान कैपिटल एम सरल आवर्त गति कर रहा है, जिसका आयाम ए है, पूरे का, इस पूरे का आयाम ए है। बिंदु P का, ये रहा बिंदु P, इस बिंदु P का आयाम हमसे पूछा है। ओए होए 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 होए, यस, यस भैया, खूबसूरत सवाल, अगेन मजा आएगा, करते जाइए। यस, हो गया। अब सुनिए अगेन, अब तो डायरेक्ट डायरेक्ट लिख दूं क्या? ऐसा सुन, चित्र में दिखाया गया द्रव्यमान कैपिटल एम सरल आवर्त गति कर रहा है, इसका दोनों का मिला के, मान लीजिए जैसे स्प्रिंग में x1 का विस्तारण होता है और इसमें x2 का विस्तारण होता है, फॉर एग्जांपल दूर जा रहा है तो x1 प्लस x2 मिला के कुल आयाम आया इसमें। तो x1 प्लस x2, मान लीजिए इस स्प्रिंग में x1 का विस्तारण हुआ और इसमें x2 का हुआ, तो कुल मिला के कुल आयाम इसका है ना भाई, आयाम तो इसका दे रखा है ना हमें, ये दे रखा है। इसमें स्प्रिंग वाला आएगा k1x1 और इसमें आएगा k2x2, और ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो k1x1 बराबर बराबर k2x2। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। एक काम करो, यहां से x2 का वैल्यू निकालो। x2 का वैल्यू कितना आएगा? k1x1 बाय k2। इस x2 की वैल्यू को समीकरण 1 में रखने पर, तो x1 प्लस x2 की वैल्यू रखोगे k1x1 बाय k2 बराबर a। हमें पता है क्या चाहिए, हमें बिंदु P का चाहिए। बिंदु P का आयाम उतना ही होगा जितना x1 होगा। इससे तो क्या ही मतलब भाई, मान लीजिए ऐसे हुए, ये इधर गया, x2 इधर आया, x1 इधर आया, तो बिंदु P तो सिर्फ x1 के कारण से आगे गया ना, तो बिंदु P का आयाम तो सिर्फ x1 है। अरे यार, तो तेरे को x1 चाहिए, बस x1 निकाल ले यहां से, हो गया कहानी। समझ में आ गया? छोड़, थोड़ा सिंपल रूप में और देसी भाषा में जल्दी जल्दी समझा दिया, पर है सिंपल। समझ में आया क्या? तो यहां से x1 निकालेंगे, तो एक काम करते हैं, x1 पहले कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस k1 बाय k2, तो k2 प्लस k1 बाय k2, x1 a बाय k1 प्लस k2 बाय, तो यहां से x1 आ जाएगा
K2 A बाई K1 प्लस K2, उसको और अच्छे रूप में लिख सकते हो K2 बाई K1 प्लस K2 इंटू ए, K2 बाई, ऑप्शन नंबर डी है क्या? समझ में आया? x1 क्यों निकाला वो समझो आप, क्योंकि x1 इसलिए निकाला मेरे लाडले क्योंकि बिंदु P यहां पर है, और मान लीजिए यह फैला या यह सिकुड़ा, बिंदु P पर जो इफेक्ट आएगा वो सिर्फ इस स्प्रिंग का है, ऐसे दबा तो ये x1 ये अंदर गया, तो ये, या ये मान लीजिए इधर गया, तो ये इधर कब जाएगा? जब इसमें विस्तारण हो। इसमें कितना भी हो P पर तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। हाँ, कैपिटल M की अगर हम बात करें तो दोनों का फर्क पड़ेगा, x1 प्लस x2 का मिलाकर आयाम आएगा, लेकिन सिर्फ P की बात करें तो x1 कितना है उसी पर तो निर्भर है, x2 पर तो निर्भर ही नहीं है। समझ में आया सवाल? कहानी कितने बच्चों को क्लियर हुई? हाँ या ना का जवाब दे देना। अगले सवाल की ओर रुख करते हैं, बड़ा ही अच्छा सवाल, प्रश्न नंबर 5। आ जाओ फटाफट से, अगर बोर हो रहे हो तो भी बता देना, मेरे पास उसका भी जुगाड़ है। छठे सवाल को आप कर लेना, 7वें को भी कर लेना। मैं कुछ ऐसे सवाल करवाने की इच्छा रखता हूँ, जैसे ये वाला सवाल बड़ा अच्छा सवाल है, ये वाले थोड़े अच्छे सवाल हैं। चलो अभी देख लेंगे, है ना, जितने हो पाएंगे हम उतने कर लेंगे, बाकी आप लोग कर लेना, ठीक है? चलिए, सवाल तो है बेटा मेरे पास, डोंट वरी। ये सवाल आया है जब मैंने परीक्षा दी थी, यानी कि AIEEE 2011। हमारे टाइम पे AIEEE हुआ करता था, क्योंकि अब आपके टाइम पे JEE मेन है। और कर लो इस सवाल को, मैं हिंट देके छोड़ दूंगा, सवाल में टफनेस कुछ भी नहीं है, पहले ही कह देता हूँ, है ना। आंसर देके छोड़ूंगा, आप खुद से ट्राई करिएगा इस सवाल को, सेल्फ लिख लो सेल्फ, और मैं हिंट देके जरूर छोड़ूंगा। हल नंबर 5 हिंट देके छोड़ूंगा, और आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। करिए सवाल को, सवाल पढ़िए क्या है। एक क्षैतिज कमानी स्प्रिंग, मान लीजिए स्प्रिंग से बंधा एक द्रव्यमान कैपिटल M आयाम A1 से सरल आवर्त गति कर रहा है, ठीक है। जब द्रव्यमान कैपिटल M अपनी माध्यावस्था से गुजर रहा है, तब एक छोटा द्रव्यमान स्मॉल m इसके ऊपर रख दिया जाता है, और अब दोनों का आयाम मिलाकर हो जाता है A2। तो A1 बटे A2 का वैल्यू आपको ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। चलिए जल्दी, पहले तो रेखीय संवेग संरक्षण लगा दीजिए, ठीक है। 2-3 चीजें आपको निकालनी पड़ेंगी। स्प्रिंग है क्षैतिज, एक ऐसे क्षैतिज स्प्रिंग है, M द्रव्यमान है और सरल आवर्त गति कर रहा है, लेकिन जब वो अपनी माध्य स्थिति से गुजर रहा होता है, माध्य स्थिति पर वेग अधिकतम होता है। ये आपको बता देता हूँ, v बराबर जो होता है ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर हम माध्य स्थिति की बात करें, माध्य स्थिति पर x बराबर 0, तो वेग जो मिलेगा वो मैक्सिमम मिलता है, और कितना मिलता है? ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू 0 है, तो v बराबर ओमेगा प्लस माइनस ओमेगा ही मिलता है। खैर समझ गए? यहां से ये कहानी, एक तो ये शुरुआत करना, दूसरा आप रेखीय संवेग संरक्षण का भी इस्तेमाल करेंगे। रेखीय संवेग संरक्षण अब आप कैसे लगाएंगे, ध्यान से सुनिए।
जब पहले स्मॉल एम द्रव्यमान नहीं रखा था तो द्रव्यमान सिर्फ कैपिटल एम था और वो माध्य स्थिति से गुजर रहा था, तब उसका वेग अधिकतम था। अब उस पर हमने स्मॉल एम द्रव्यमान रख दिया तो कुल हो जाएगा एम प्लस कैपिटल एम और अब उसका वेग हो जाएगा वी न्यू। तो यहां से वी न्यू आ जाएगा आपके पास और वो आ जाएगा कैपिटल एम बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू वी मैक्स। और वी मैक्स आपको पता है, यहां से पहली वाली के लिए लिख दो। अगर हम V1 लिख देते हैं मान लीजिए पहली वाली को, है ना, तो क्या आ जाएगा, अरे V बराबर ओमेगा है ना, तो इसको ओमेगा 1 नहीं, ओमेगा सेम ही है ना, ओमेगा A1 आयाम लिख देते हैं। तब V मैक्स अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, या ओमेगा 1 करके लिख दो, ऐसे करके लिख दो, मतलब पर वो सेम ही है, ओमेगा की वैल्यू वही डाल दो ना, के बाई एम ही तो डालोगे। अच्छा, ओमेगा भी तो अलग अलग है, ये तो अलग अलग है, ठीक है। तो ये हो जाएगा V1, मतलब V1 हो जाएगा ये, दिस इज V मैक्सिमम, है ना, V मैक्सिमम हो जाएगा, ऐसे डालो, V मैक्सिमम हो जाएगा ये। और ओमेगा 1, ओमेगा होता है अंडर रूट के बाई एम, तो V मैक्स आ जाएगा V मैक्स आ जाएगा A1 अंडर रूट के बाई कैपिटल एम। ये V मैक्स है, ये V मैक्स की वैल्यू यहाँ रख दोगे, V मैक्स की वैल्यू यहाँ रख दोगे और सिमिलरली आप V2 निकाल लोगे। V2 आ जाएगा वही, जब कैपिटल एम द्रव्यमान रख देंगे तो वो ओमेगा 2 इंटू आयाम A2 आ जाएगा और ओमेगा 2 की वैल्यू अंडर रूट वही के बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू A2 V2। और यहाँ से ये चीज़ें निकालना शुरू कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएंगे, ठीक है। अरे हाँ या ना, वी न्यू हो जाएगा ना भाई, वी न्यू भी तो, अरे वी न्यू कितना हो जाएगा, ये V2 है ना, वी न्यू ही है ये, तो वी न्यू कर लो इसको, तो वी न्यू की वैल्यू यहाँ रख दो। मैं ही करवा दूँ क्या, सवाल तो थोड़ा अच्छा सा लग रहा है मेरे को। तो के बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू A2, कैपिटल एम प्लस कैपिटल ये आ जाएगा इंटू वी मैक्स A1 अंडर रूट के बाई कैपिटल एम। अब तो सॉल्व कर लेना, A1 बाई A2 यहाँ से आ जाना चाहिए। अरे यार बोलो ना यार, यहाँ से A1 बाई A2 आ जाएगा, यही है बस, यहाँ से A1 बाई A2 आ जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी, क्लियर, के बाई एम। अच्छा, ये अंडर रूट के कट जाएगा बस, और कुछ नहीं कटेगा, ठीक है। मैंने करवा ही दिया, हिंट क्या देना, मैंने सवाल ही करवा दिया। इसके बाद ये अगला आंसर ये A1 बाई A2, यहाँ से आप A1 बाई A2 निकाल सकते हैं। चलिए अगला सवाल, प्रश्न नंबर 6। अब थोड़ी स्पीड पकड़ लिया हमने, आप उम्मीद करता हूँ आप भी मेरा साथ दोगे। चलिए सवाल पढ़िए और मुझे आंसर बताइए। कितना टाइम हो गया है, मैं टाइम देख लेता हूँ एक बार, कितने, करीब करीब 1 घंटे का लेक्चर हो गया है क्या। हाँ 59 मिनट का लेक्चर हो गया है, क्योंकि रिकॉर्डिंग है तो मैं देख लेता हूँ, टाइमिंग चलती रहती है। करीब करीब 1 घंटे का लेक्चर आपके पास पहुंच चुका है बेटा जी, है ना, और मज़ा आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ सवालों के साथ आप आनंद ले रहे होंगे। ठीक है, तो सवाल सॉल्व करते रहिए। किसी कमानी के एक सिरे पर कोई कण आवर्तकाल T1 से सरल आवर्त गति करता है, जबकि अन्य कमानी के लिए तदनुरूपी आवर्तकाल T2 है। यदि दोनों कमानियों के श्रेणी संयोजन का आवर्तकाल T है तो। अरे यार बहुत सिंपल।
बोलो जल्दी बोलो। सुन, हल नंबर 6 सुनो। कमानी मतलब स्प्रिंग की बात करते हैं, वो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना। कमानी मतलब स्प्रिंग बोल देते हैं। सुनो, किसी कमानी के एक सिरे पर कोई कण है जिसका आवर्तकाल T1 है। तो T1 2 पाई अंडर रूट एम द्रव्यमान मान लेते हैं अपॉन K1 मान लेते हैं, एम बाई K1। एम बाई के होता है, मान लीजिए जो पहली स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है तो उसका स्प्रिंग नियतांक K है या K1 है, द्रव्यमान सेम है। सेम बोला है कि स्प्रिंग चेंज करिए पर द्रव्यमान सेम रखा है, तो समीकरण नंबर 1 नाम दे देते। तो आवर्तकाल T2 हो जाता है, तो सेम T2 2 पाई अंडर रूट, द्रव्यमान तो सेम ही है बट स्प्रिंग चेंज कर देने से उसका नया स्प्रिंग नियतांक स्प्रिंग कांस्टेंट K2 हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप आपको नया आवर्तकाल T2 मिलेगा। अब उन्होंने बोला है कि अगर इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दें, तो श्रेणी क्रम में जोड़ देने से श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तो जो नया आवर्तकाल है वो T 2 पाई अंडर रूट स्मॉल एम बाई के इक्विवेलेंट, के तुल्य आ जाएगा दोनों का के। अब के इक्विवेलेंट निकालना है, के इक्विवेलेंट निकालना है। तो के इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1 अपॉन मतलब 1 अपॉन के इक्विवेलेंट 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। अगर श्रेणी क्रम में होते सीधा सीधा लिख देता हूँ K1 K2 बाई K1 प्लस K2, यहाँ रख दीजिए। तो T आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट स्मॉल एम बाई K1 K2 बाई K1 प्लस K2, हाँ या ना। तो T बराबर 2 पाई अंडर रूट एम K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई K1 K2। हाँ या ना। मैं क्या कहता हूँ, दोनों को जोड़ देते हैं, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर निकाल के देखते हैं एक बार। तो 4 पाई स्क्वायर एम बाई K1 प्लस 4 पाई स्क्वायर एम बाई K2। तो 4 पाई स्क्वायर एम 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। तो 4 पाई स्क्वायर एम K1 K2 बाई K1 प्लस K2। थोड़ा थोड़ा ना, मुझे पता है क्या फील आ रही है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो 4 पाई स्क्वायर एम K1, हाय हाय हाय, अरे उल्टा कर दिया क्या, हो जाएगा K1 प्लस K2। उल्टा नहीं कर दिया मैंने, ये K1 यही ऊपर ही आएगा है ना, मतलब K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई K1 K2। K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई K1 K2। यार ये क्या है, एग्जैक्ट है ये T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। तो T स्क्वायर बराबर T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, दिस इज द राइट आंसर। T1 स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। कैसा लगा सवाल, सिंपल है।
बस आपको समझने का फर्क है बस। हो गया। प्रश्न नंबर 7। किसी कण का विस्थापन दे रखा है हमें, हल नंबर 7। किसी कण का विस्थापन x बराबर 4 cos 4 cos पाई टी प्लस साइन पाई टी। कण का आयाम पूछा भैया, सिंपल सवाल, आयाम निकालो फटाफट से, वेरी इजी प्रॉब्लम। किसका रूप दिया है ये सर? अगर हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो x बराबर 4 cos पाई टी प्लस 4 साइन पाई टी, x बराबर a cos ओमेगा टी प्लस b साइन ओमेगा टी अगर आता है तो उस केस में आयाम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। हियर इज ए, हियर इज बी, और ए और बी दोनों ही आपस में बराबर हैं, तो आयाम 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 4√2। ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट 4√2 डी आंसर है। सवाल मैंने ही कर दिया। आ जाओ प्रश्न नंबर 8। सर अब स्पीड पकड़ लिया आपने तो नहीं पकड़ूंगा क्या? कितने बच्चे इस सवाल को करेंगे? देखो बेटा, बात करने का कुछ है नहीं मेरे पास आपके लिए। बढ़िया सवाल है ये, बढ़िया सवाल है ये। आया है नॉर्मल, उसमें ऐसा लगता है कि ये हाँ बहुत छोटा सा सवाल डीपीएमटी में ही तो आया है, लेकिन ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। आप इसको कोशिश करिए, इस सवाल को करने की आपको फील आएगा। कि ऐसा हो रहा है क्या, वास्तव में फील आएगा, रियल में फील आएगा। इस सवाल को करने की कोशिश करिए, चेष्टा करिए प्लीज एवरीबडी। सवाल क्या है, सवाल समझा देता हूं। 15 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद एक स्प्रिंग वाली बंदूक से दागी जाती है। स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक 600 न्यूटन पर मीटर है। यदि स्प्रिंग 5 सेंटीमीटर तक संपीड़ित होती है तो गेंद के द्वारा प्राप्त अधिकतम परास होगी क्षैतिज परास। ये थोड़ा प्रक्षेप्य गतियों वाला फील देगा आपको, प्रक्षेप्य गतियों थोड़ा सा फील ले लेना। चलिए मैं बता देता हूं कैसे करने वाले हैं हम। आओ आओ मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने साथियों। यहां एक स्प्रिंग है, इसको हमने फेंक दिया यू वेग से, ठीक है, स्प्रिंग लगा दी। अभी तो हम डायरेक्ट फेंक दे रहे थे। 15 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद है, हमें इसका द्रव्यमान दे रखा है स्मॉल एम, मान लेते हैं स्मॉल एम द्रव्यमान की एक गेंद है। स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक हमने के मान लिया, और एक्स, हमें एक्स दे रखा है संपीड़न। अब क्या करेंगे हम बेटा जी, हम क्या करेंगे, स्प्रिंग को दबाएंगे और दबाकर छोड़ देंगे, इनको दबाएंगे और दबाकर छोड़ देंगे। तो एक्स हमें दे रखा है कि 5 सेंटीमीटर है एक्स, क्लियर है। हमें के दे रखा है 600 न्यूटन पर मीटर, एम हमें दे रखा है 15 ग्राम। इनको सबको कन्वर्ट करना पड़ेगा बिकॉज इट्स इन न्यूटन पर मीटर में दे रखा है हमको दे रखा है प्राप्त अधिकतम क्षैतिज परास। हमें इस आर निकालना है। अब आर तो मैं निकाल लूं, अधिकतम क्षैतिज परास, अधिकतम के अधिकतम चाहिए तो मतलब थीटा बराबर 45 डिग्री।
भाई अधिकतम के लिए तो थीटा 45 है। आर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। थीटा का मान अगर मैं 45 रख दूं या पाई बाई 4 रख दूं तो मेरे को परास जो है वो अधिकतम मिलेगी, क्योंकि थीटा 45 साइन 45 इंटू 2 90 साइन 90 अधिकतम, तो वो आ जाएगा यू स्क्वायर बाई जी। हाँ या ना का जवाब देते रहना, सीख रहे हो तो मजे लेते रहना। तो अधिकतम परास निकालनी है मुझे और अधिकतम परास आएगा यू स्क्वायर बाई जी से। सर लेकिन सवाल पता है क्या है, यू ही नहीं पता हमें। एक बात बताओ, एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं। मैंने इस स्प्रिंग को दबाया तो क्या इसमें स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, एक स्थितिज ऊर्जा ना, एक ऊर्जा संचित हो गई बेसिकली, एंड दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। और अब ये स्प्रिंग जब वापस अपनी नॉर्मल अवस्था में आएगी तो इसके पास एक वेग दे देगी, मतलब ऑब्वियस ही बात है, फिर अपनी प्रारंभिक अवस्था पुनः प्राप्त करना चाहेगी। तो यही जो स्थितिज ऊर्जा है, स्प्रिंग स्थितिज ऊर्जा, वही गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। बस हाफ से हाफ उड़ जाएगा, के एक्स स्क्वायर बराबर एम यू स्क्वायर, यू स्क्वायर बराबर के एक्स स्क्वायर बाई एम, यहाँ से यू आ जाएगा अंडर रूट के बाई एम इंटू एक्स। के पता है, एम पता है, एक्स पता है, यू आ जाएगा। चलिए एक काम करते हैं, यू स्क्वायर है ना, यू स्क्वायर की वैल्यू अच्छा मत निकालो, तो आर मैक्सिमम कितना है बताओ, यू स्क्वायर बाई जी। तो यू स्क्वायर की वैल्यू सीधा सीधा रख दो, तो आर मैक्सिमम बराबर के एक्स स्क्वायर बाई एम, और जी तो है ही है, दिस इज द आर मैक्सिमम। देखो कैसे इतना प्यारे फॉर्मूले कन्वर्ट करवाना सिखा दिया उन्होंने। बस अब आपको ये आना चाहिए। तो आर मैक्सिमम यू के कितना है, के दे रखा है 600, एक्स कितना 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का स्क्वायर करोगे 25 सेंटीमीटर, 10 की घात माइनस 2 का स्क्वायर 10 की घात माइनस 4। एम कितना है 15, और ग्राम है तो 1 ग्राम 10 की घात माइनस 3 किलोग्राम। और जी की वैल्यू उन्होंने 10 लेने को सादा सादा बोल दिया है, तो ये 10 की घात माइनस 4 है, ये 10 की घात माइनस 3। अब सुनना ध्यान से, तो ये 10 की घात माइनस 2 है, प्लस 2 ऊपर जाएगा, घात माइनस 2 खत्म हो जाएगा, मतलब ये कुल मिला के ये मान लीजिए ये पूरा खत्म हो जाएगा, जो बचेगा वो सिर्फ इतना बचेगा, 6 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 15, 5 तिया 15, 5 हम 25, तो 6 इंटू 5 10 मीटर इज द राइट आंसर। सवाल में कुछ भी नहीं था। होए 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 होए। प्रश्न नंबर 9, करेंगे इस सवाल को, कितने बच्चे करेंगे इस सवाल, प्लीज मुझे बता दीजिए। अच्छा सवाल, ब्यूटीफुल सवाल, और सीरियसली एक खूबसूरत सवाल है। हल नंबर 9, चिकनी सतह पर, मैं सवाल पढ़ देता हूं आपको। चिकनी सतह पर रखे स्मॉल एम द्रव्यमान के गुटके को स्प्रिंग नियतांक के की एक कमानी जिसका द्रव्यमान नगण्य है से जोड़ा गया है। कमानी का दूसरा सिरा चित्रानुसार अचल है, जो चल नहीं सकता, यहाँ फिक्स किया हुआ है ना। आरंभ में गुटका अपनी साम्य अवस्था में स्थायी है। यदि गुटके को एक नियत बल F से खींचा जाए तो गुटके की अधिकतम चाल होगी, F बल से खींचा जाए तो गुटके की अधिकतम चाल होगी। बढ़िया सवाल है, हाँ है आसान, नो डाउट। चलिए
यस, करो सवाल को करो बेटा, मैं देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है ना वापस, क्योंकि बीच में बंद हो गई थी तो आपको पता नहीं चलेगा, खैर वो पर जो बंद हो गई थी। खैर सवाल करिए, बड़ा ही खूबसूरत आसान सवाल है, लेकिन अच्छा सवाल है, मतलब लगेगा, दिमाग लगेगा, ऐसा नहीं है दिमाग नहीं लगेगा। सवाल करिए, देखिए अच्छा चलिए सुनिए, मैं थोड़ा डायग्राम बनाता हूँ आपको। चलिए, मैंने ये स्प्रिंग है ना, आपको थोड़ा थोड़ा फील आ जाएगा है ना, और नहीं आ रहा तो ले लो, हर चीज हर चीज समझो, है ना। मैंने स्प्रिंग ही बना रखी है ये, और एम द्रव्यमान है, और एफ बल से। आपको एक कॉन्सेप्ट है जो पता होना चाहिए, है अधिकतम चाल पूछी है, और अधिकतम चाल जो होती है ना, अधिकतम चाल वो माध्य स्थिति पर होती है, माध्य। देखिए ये अगर नॉर्मल है ना, अभी तक मैंने मान लीजिए इसको नहीं खींचा, अगर ये बिल्कुल नॉर्मल है ना, आप समझ रहे हो क्या, ये स्प्रिंग ऐसी ही है यार, अब मैं थोड़ा सा कैसे बनाऊं, है ना, क्लियर है। हाँ चलिए, माध्य स्थिति पर है, अगर मैं इसको खींच लेता हूं और खींचकर इसको यहां ले आता हूं, स्मॉल एम द्रव्यमान है, स्मॉल एम द्रव्यमान है, ध्यान से सुनना, तो ये आप सुनना, माध्य स्थिति पर है, मैंने इसको क्या लिखा है, गुटके स्प्रिंग नियतांक है के से जोड़ा गया है, चित्रानुसार है, साम्यावस्था में है, प्रारंभ में। अब मैंने इसको नियत बल एफ से खींचा, नियत बल एफ से खींचा, अब नियत बल एफ से खींचा तो दिस इज कॉल्ड माध्य स्थिति आ गई। यहां
मध्य स्थिति है यहाँ, मतलब मैंने नियत बल से खींचा इसको F से, है ना। तो ये F की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्प्रिंग में, अगर मैं इसको खींच रहा हूँ, स्प्रिंग से जुड़ी हुई है, अरे यहां तक पहुंच जाएगी ना ये स्प्रिंग, नहीं समझे, ऐसे पहुंच जाएगी ना, तो इस पे स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा kx। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, F बाई, ठीक है। एक बात बता, ध्यान से सुनना, मैंने अब देखो, अब मैं क्या लगा रहा हूं, अब मैं लगा रहा हूं कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। कार्य गतिज ऊर्जा प्रमेय, किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। प्रारंभ में तो स्थायी था, मतलब u बराबर 0 था, तो गतिज ऊर्जा प्रारंभ में तो 0 थी, F बल से खींच रहा था, माने इसका वेग v हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी अब, हाफ mv²। तो देखिए मैंने कार्य कैसे कैसे किया, एक तो मैंने बल के द्वारा किया, तो बल गुना विस्थापन, स्प्रिंग में किया तो स्प्रिंग में हाफ kx², स्प्रिंग में भी तो हुआ ना स्प्रिंग द्वारा, है ना, तो हाफ kx², अच्छा सॉरी, मान बल विस्थापन माइनस के हाफ kx², ये बराबर होगा नेट गतिज ऊर्जा के। देखिए ना, वर्क इधर ले रहा हूं, और अगर स्प्रिंग की हम बात करें, इस बल के द्वारा हम बात करें तो नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव हो जाएगा, कार्य तो धनात्मक ऋणात्मक शून्य कुछ भी हो सकता है, तो ये तो हो जाएगा, बल भी इधर है विस्थापन भी इधर है, तो थीटा 0 है, cos 0 1 हो जाएगा, तो F बल गुना विस्थापन, माइनस माइनस इसलिए किया है क्योंकि बेटा जी स्प्रिंग बल के द्वारा जो जो किया गया कार्य वो इतना आ जाएगा, है ना, जो कि विपरीत दिशा में है, और हाफ अंतिम गतिज ऊर्जा हाफ mv² माइनस प्रारंभिक 0। x की वैल्यू F बाई के रख दो, तो x की वैल्यू F बाई के माइनस हाफ kx² हाफ mv², और यही v अधिकतम है, यहां से v आ जाएगा, यहां से v आ जाएगा, और इसको जब सॉल्व करोगे ना बेटा जी, तो v की वैल्यू, यार अब कैसे करोगे, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F बाई अंडर रूट एम के, ये निकाल लेना यार, F बाई अंडर रूट एम के, तो ये F² बाई के हो जाएगा, अच्छा x की वैल्यू यहाँ पर भी तो रखनी पड़ेगी, x की वैल्यू ना यहाँ पर भी रखिए F बाई के, ठीक है, अब आ जाएगा F बाई के रख देना, ठीक है, तो आ जाएगा आंसर, ठीक है, ओके कर लोगे, आ ही गया, सीधा सीधा आ ही गया, सही आ गया, तो ये हाफ हाफ F² बाई के बचेगा, हाफ से F² बाई के बराबर mv² बचेगा, तो v² बराबर F² बाई एम की आ जाएगा, तो v बराबर F बटे अंडर रूट एम की आ जाएगा, ठीक है, मैंने चेक कर लिया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा सवाल था यार, है ना। प्रश्न नंबर, ये तो आसान है यार, इसमें तो ये वाला तो मैं मेरे हिसाब से आप भी कर लोगे। हल नंबर 10 करिए, सवाल को करिए बच्चों, है ना। और बहुत आसान है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट ही है, ये बेसिकली स्टैंडर्ड रिजल्ट ही है ये, ठीक है, तो आई होप कि आप कर पाओ सवाल को, सॉरी। एक कण x अक्ष की दिशा में x बराबर 0 के सापेक्ष आयाम से सरल आवर्त गति कर रहा है, जब इसे कण की स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा के मान बराबर है, यार एक ही पॉइंट आता है, वो x का मान, x का एक ही मान आता है, सीधी सी बात है ना। जल्दी कर लो, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा बराबर है गतिज ऊर्जा के,
गतिज ऊर्जा, नेट एनर्जी तो कुल ऊर्जा तो कुल यांत्रिक ऊर्जा तो नियत है, तो हाफ के एक्स स्क्वायर। अब कुल ऊर्जा है हाफ के ए स्क्वायर, कुल ऊर्जा हाफ के स्क्वायर में से अगर स्थितिज ऊर्जा घटा दूं तो गतिज ऊर्जा आ जाएगी। बराबर कर दिया, सॉल्व कर लो, हाफ के एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो पूरा के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हाफ के ए स्क्वायर आ जाएगा, के से के कट जाएगा, 2x स्क्वायर या एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाई 2। हमें वो पोजीशन पूछी है तो x बराबर प्लस माइनस ए बाई रूट 2। ये तो बहुत स्टैंडर्ड सा सवाल है यार, ये तो मैं करवाता भी हूँ क्लास में, मतलब डेरिवेशन ही है ये, बेसिकली सिंपल सवाल था। प्रश्न नंबर 11 और यही मेन के सवाल है, आप समझो समझो ताज्जुब की बात, ताज्जुब की बात है। चलिए हल नंबर 11 करेंगे सारे बच्चे। चलिए सवाल यह है कि एक कण है जो 5 सेंटीमीटर आयाम से सरल आवर्त गति कर रहा है। जब कण अपनी माध्य स्थिति से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है तब इसके वेग से परिमाण SI मानकों में इसके त्वरण में परिमाण के बराबर है, तो कण का सेकंड में आवर्त काल होगा। प्रॉपर फॉर्मूले को इधर उधर करना है। क्लियर उन्होंने बोल दिया है, क्लियर उन्होंने बोल दिया, फॉर्मूले का उधर उधर है बस, क्लियर उन्होंने बोल दिया है, फॉर्मूले का इधर उधर है बस, फॉर्मूला इधर उधर करिए, आंसर निकालिए। क्या कहते हो बच्चों? सवाल है आपके सामने, सवाल है आपके सामने, प्रॉपर फॉर्मूला है, प्रॉपर। सर v कितना है, वेग कितना होता है, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और त्वरण जो होता है वो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। उन्होंने क्या बोला, परिमाण बराबर है, तो v का जो परिमाण है वो बराबर है a के परिमाण, तो ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ओमेगा एक्स स्क्वायर। इसका वर्ग कर दो तो ओमेगा स्क्वायर यहीं से सीधा सीधा निकाल लेते ना, एक ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ से मेरे को ओमेगा मिल जाएगा। चलिए वैल्यू रख के देखते हैं। आयाम कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर माइनस एक्स कितना है 4 सेंटीमीटर, एक्स 4, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 में 16 गए 9, अंडर रूट 9 3, तो ओमेगा मेरे पास 3/4 आ रहा है। क्या कहते हो यार, ओमेगा मेरे पास 3/4 आ रहा है यहां से। क्लियर है? ओमेगा होता क्या है, 2π/t, तो ये 3/4, यहां से हमें आवर्तकाल निकालना है, तो t बराबर कितना आ जाएगा 2π/3/4, 8π/3, सेकंड में पूछा है, सेकंड में निकाल दिया, 8π/3। ऑप्शन नंबर डी जेईई मेन 2019, बिल्कुल इजी प्रॉब्लम था ये। फॉर्मूले का इधर उधर करना था, आपको फॉर्मूलेस आने चाहिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस चैप्टर की थ्योरी पढ़ो। स्टार्टिंग में कहा था नोट्स याद है, थ्योरी याद है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, बहुत डीप में मत जाओ, बहुत डीप वाले सवाल है क्या बता, पर एटलीस्ट पता तो हो चीजें कि यार कब माध्य स्थिति है, क्या वेग है, क्या त्वरण है, क्या एक्स है, क्या वो है, क्या ऊर्जा है, क्या स्थितिज है, क्या गतिज है, क्या कुल ऊर्जा है, बहुत सारी फलानी 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 चीजें आपको अगर क्लियर है, क्लियर है तो हो जाएगा। यस बोलिए। अगला सवाल प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 करिए। करिए, फिर हम करेंगे यहाँ पर हल नंबर 12। ओए होए होए होए। चलिए क्या लगता है इस सवाल को, कितने बच्चों को लगता है कि सर इसको तो हम फोड़ ही देंगे सर?
मैं नहीं करवाऊंगा इस सवाल को, इस वाले को तो नहीं, अब तक मैंने सारे सवाल करवाए हैं, आपको याद हो तो प्लीज यार इस वाले सवाल को तो आप कर लेना। बहुत सिंपल, प्रॉपर फॉर्मूला है और मैं आंसर बता दूंगा। आंसर है इसका 1/3। पर आप एक बार कोशिश करिए, क्योंकि मैं बैठा हुआ हूँ लेक्चर में, आपको मैंने पहले भी बोला है कि जब आप ये लेक्चर देख रहे होंगे मैं पूरे टाइम आपके कमेंट्स देख रहा हूँ। अभी आप इसको सॉल्व करिए और मुझे आंसर दिखा बताइए कि सर यस सर लिखिए। आंसर तो मैंने बता दिया है, ऑप्शन नंबर सी 1/3। पर आप मुझे लिखिए कमेंट में कि यस सर ये सवाल हमसे सॉल्व हो गया, यस सर हमसे ये सॉल्व हो गया, ऐसा लिखिए फटाफट से एवरीबॉडी प्लीज। हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, ये आवर्त नहीं है आवर्त है, यहाँ पे ना थोड़ा सा मात्रा का इधर उधर कर देते, कोई बात नहीं। सरल आवर्त, सरल आवर्त गति करते हुए कण का समय पर निर्भर विस्थापन हमें दे रखा है ए साइन पाई टी बाय 90 ओमेगा टी बेसिकली से दिया गया है टी बराबर 210 पर इस कण की गति व स्थिति ऊर्जाओं का अनुपात होगा। फॉर्मूला लिखिए भाई, सिर्फ फॉर्मूला है, प्रॉपर फॉर्मूला बेस की कहानी है। आंसर आ जाएगा 1/3, कर लेना। मैं चलता हूं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13वां करते हैं, उसके बाद प्रश्न नंबर 14। ये दोनों सवाल बहुत ही आसान है और बहुत ही आसान, मतलब बिल्कुल आसान सवाल। 13वें नंबर का सवाल है कि एक सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण का जो विस्थापन है वो दे रखा है y बराबर a0 प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी द्वारा निरूपित किया जाता, तब इसके दोलन का आयाम होगा। दोलन का आयाम होगा, इसका बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं ऑप्शन नंबर ए की, नहीं का सिर्फ आयाम होगा √a² प्लस b²। दोलन के लिए यही तो जिम्मेदार है बेटा, क्लियर है? तो इसका आंसर होना चाहिए, है ना, माध्य स्थिति तो a0 है ना, दे ही रखी है ना माध्य स्थिति, विस्थापन है, तो आयाम जो होगा ना दोलन का वो सिर्फ और सिर्फ √a² प्लस b² हो जाएगा। क्लियर है? और माध्य स्थिति हो जाएगी। क्लियर, फॉर्मूला बेस था। पूर्ण दोलन में सरल आवर्त गति करते किसी कण का औसत वेग पूछा है। औसत वेग कैसे निकालेंगे बेटा? औसत वेग कुल विस्थापन बटे उस विस्थापन को तय करने में लगा कुल समय। अब कुल समय तो हम मान लेते हैं कि एक चक्कर है, तो कुल समय तो कैपिटल टी आवर्तकाल मान लेते हैं, लेकिन विस्थापन जहां से गया वापस वहीं पर आ गया, तो औसत वेग तो शून्य हो जाएगा। औसत वेग तो शून्य हो जाएगा, आंसर 0। प्रश्न नंबर 15 करना है आपको, मैं होमवर्क देके जा रहा हूं। और एक और है मेरे पास, प्रश्न नंबर 16। ये दोनों सवाल आपको करने हैं, मैं आपको देके जा रहा हूं बेटा। प्रश्न नंबर 15 आसान सवाल है, अगेन टफ बिल्कुल भी नहीं है, मेरा यकीन मानिएगा, ठीक है? और यहाँ करोगे आप हल नंबर 15। हालांकि अभी मैं जा नहीं रहा हूँ, मेरे सामने ही आप बैठ के करोगे। आंसर मैं इनका बता के जाऊंगा, डोंट वरी, है ना, आंसर मैं इनके बता के जाऊंगा, डोंट वरी। ये AI EEE में आया हुआ सवाल है बेटा। चलिए, हाँ, प्रश्न नंबर 15।
इसका आंसर दे रखा उन्होंने 1/6 और इसका आंसर दे रखा उन्होंने पाई। सॉल्व करिए। एक कण है, मूल बिंदु से सरल आवर्त गति प्रारंभ करता है, उसका आवर्तकाल 2 सेकंड है। कितने समय में इसकी कुल ऊर्जा का 75% गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा? यार बहुत सिंपल, सिंपल, वेरी सिंपल सवाल। और आप है ना डायरेक्ट यहां से भी कॉमन सेंस से भी कर सकते हो। एक्स अक्ष पर एक समान आयाम ए और आवृत्ति ओमेगा से दो कण सरल आवर्त, अब दो कर रहे हैं तो दो समीकरण लिख लो। x1 बराबर ए1 और साइन ओमेगा टी कर लो, और उसका दूसरे को x2 बराबर, दोनों का आयाम अलग अलग है क्या? नहीं, अब कलांतर पूछा है ना, तो x1 बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई 1 कर लो और एक को ओमेगा टी प्लस फाई 2 कर लो। बस दोनों को माइनस करके देखिए, मेरे हिसाब से आंसर आ जाना चाहिए। उनकी माध्यावस्था के बीच की जो दूरी है वो x0 दे रखी है, और x0 जो है वो तो ज़्यादा है आयाम से। यदि उनके बीच की अधिकतम दूरी x0 प्लस ए है, तब उनकी गति में कलांतर यानी कि फाई 1 माइनस फाई 2 पूछा है। चलिए सॉल्व करके आइएगा। आज बस मैं इतना ही पढ़ा रहा हूँ बेटा जी। कैसा लगा लेक्चर एक बार मुझे ज़रूर बताइए। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना और जुड़े रहना मेरे साथ, आपके अपने सौरभ सर के साथ, आपके अपने रैंक। बाय बाय बच्चों, धन्यवाद। एंजॉय योर डे, एंजॉय द मैच देख लीजिए। अब लेक्चर खत्म हो चुका है, एंजॉय करिए। बाय बाय, धन्यवाद।